नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड में आई आपदा ने प्रदेश को भारी नुकसान पहुंचाया। 67 लोगों की जान चली गई। बड़े पैमाने पर सड़कें भी तहस नहस हो गई। 2 दिन की बारिश में पूरे उत्तराखंड में 554 सड़कें मलबा आने और भूस्खलन की वजह से बंद हो गई, जिसमें से अभी तक महज 75 सड़कों को खोला जा सका है। अकेले सड़कों की बात करें तो प्रदेश को 2,500 करोड़ का नुकसान पहुंचा। हालात ये हैं कि इन सड़कों पर काम चलाऊ तौर पर ही यातायात बहाल करने के लिए विभाग को 149 करोड़ रुपए चाहिए। शनिवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज द्वारा ली गई समीक्षा मीटिंग में ये जानकारी सामने आई। मंत्री ने प्राथमिकता के तौर पर सड़कों को खोलने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में अकेले सिंचाई विभाग को 72 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, आपदा के बाद जो नुकसान हुआ है अब उसका आकलन हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपदा के बाद नुकसान जो हुआ है उससे आम लोगों को भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि सड़कें टूट गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन लगभग बंद हो गया है और सूरत में जो है अब इसे कैसे सुचारू किया जाए। भारती सकलानी हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। भारती, अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अलर्ट था आपके पास, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं पर आपका जोर नहीं है, वो भी बात ठीक है, लेकिन अब आप उसे ठीक कैसे करेंगे, ये तो आपके ऊपर है। बिल्कुल, और सभी डीएम को इसके लिए निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं कि कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से करवाया जाए। इसके खास इंतजाम यहां पर अधिकारी अपने अपने लेवल पर करें। आप इस तरीके से समझिए कि अब भी 554 सड़कों में से मात्र 72 सड़कें ही जीनत यहाँ पर खुल पाई हैं। तो किस तरीके की दिक्कतें वहां पर लोगों के सामने आ रही होगी, चाहे हम आवागमन की बात कर लें या फिर संचार की बात कर लें या फिर रसोई गैस की बात कर लें, कई जगह पर अब भी दिक्कतें बनी हुई हैं और इन्हीं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारी को निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर वैकल्पिक तौर पर भी यातायात को सुचारू किया जाए तब भी 149 करोड़ रुपए की जरूरत यहां पर बताई जा रही है जीनत। इसके अलावा सिंचाई विभाग को काफी नुकसान यहां पर हुआ है। पीडब्ल्यूडी की तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन सिंचाई विभाग की अगर हम बात करें वहां पर भी काफी नुकसान हुआ है। तो अब इसी का आकलन यहां पर किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन तमाम सड़कों को खोला जा सके। इन जो दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं, चाहे वो खाद्यान्न का संकट यहां पर उठ खड़ा हो, जिन इलाकों तक अब भी लोग नहीं पहुंच पा रहे, तो उन चीजों को दुरुस्त किया जाए। ठीक भारती, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब यही है कि वक्त रहते चीजें ठीक कर दी जाए। आगे बढ़ते हैं। गंग नहर की सालाना बंदी की वजह से हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत गंगा के दूसरे तटों पर भी जलस्तर कम हो गया, जिससे गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं में निराशा है। दशहरा से दीपावली तक गंग नहर को बंद कर दिया जाता है। इस दौरान हर की पैड़ी पर जल प्रवाह जो है वो कम हो जाता है। थोड़ा पानी कम आ रहा है। इससे पहले हम 3 महीने पहले आए थे तो उस समय अच्छा जल का प्रभाव भी था, अच्छा जल भी था उस समय, तो उस समय काफ़ी आनंद आ रहा था। अभी थोड़ा सा जल स्तर कम है तो इस वजह से डुबकी लगाने में थोड़ी सी अच्छा नहीं लग रहा है श्रद्धालुओं को, जितने लोग भी आए। जल तो निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, पर जो मैं 3 महीने पहले आया था तो उस समय गंगा में पानी थोड़ा ज़्यादा था, तो उसमें डुबकी लगाने में आनंद आ रहा था। अभी क्या डुबकी लग पा रही है? अभी डुबकी नहीं लग पा रही क्योंकि अभी गंगा की सफाई चल रही है, तो उस वजह से थोड़ा सा पानी का जो प्रवाह है वो कम है। 2013 की आपदा में केदारनाथ में भारी तबाही मची थी और आदिगुरु शंकराचार्य की प्राचीन समाधि भी पूरी तरह से बह गई थी। इसके बाद आदिगुरु शंकराचार्य की भव्य समाधि का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, जो इस महीने के आखिर तक तैयार हो जाएगा। 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म पुनर्स्थापित करने वाले भारत के महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक आदिगुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोकर 4 धाम यात्रा की शुरुआत की थी। शंकराचार्य ने बाकी दुनिया को हिंदू धर्म के 4 धामों और केदारनाथ से रूबरू करवाया। केदारनाथ से आदिगुरु शंकराचार्य का गहरा नाता रहा है। उन्होंने जहां प्राचीन केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, वहीं आदिगुरु शंकराचार्य ने ही दुनिया भर में हिंदू धर्म की पताका फहराने के बाद बाबा केदारनाथ की शरण में आए और केदारनाथ मंदिर के पास ही 831 में 32 साल की उम्र में समाधि ले ली। विश्व के उत्पत्ति काल के प्रारंभ से ही विश्व का प्रथम आध्यात्मिक केंद्र रहा है, तो इतना प्राचीन होने के कारण शिव ने इसी धाम को अपने अवतरण के लिए चुना और अपने सूक्ष्म शरीर को त्यागने के लिए भी इसी धाम को उन्होंने चयनित किया। साल 2013 की आपदा में शंकराचार्य की प्राचीन समाधि स्थल भी जल प्रलय में तबाह हो गई।
पीएम मोदी ने शंकराचार्य समाधि स्थल को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया, जिसके बाद यहाँ काम तेजी से हो रहा है। केदारनाथ मंदिर के पीछे बाईं तरफ दिव्य शिला के पास समाधि स्थल का पुनर्निर्माण चल रहा है। मंदिर से समाधि स्थल जाने के लिए 3.5 मीटर चौड़ा और 48 मीटर लंबा भूमिगत रास्ता होगा। इसके बाद 36 मीटर गोलाकार क्षेत्र में समाधि स्थल का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिसकी गहराई 6 मीटर है। प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरे चरण में यहाँ संग्रहालय का निर्माण भी किया जाएगा। शंकराचार्य जी की मूर्ति जो है यहाँ आ चुकी है, मैसूर से आई है और वो उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, इरेक्शन कर रहे हैं हम लोग। वो 12 से 12.5 फीट ऊंची रहेगी और 8 फीट कॉलम के ऊपर है वो। और फिर वो अंदर दर्शन करके लोग फिर वो उसी स्पाइरल से बाहर निकलेंगे। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा मशीनें वगैरह जो लगे, यहाँ लैंडस्केपिंग रहेगा और एक गार्डन वगैरह बनेंगे, फुटपाथ बनेंगे। दुनिया भर में फैले आदिगुरु शंकराचार्य के अनुयायियों को समाधि स्थल के पुनर्निर्माण का इंतजार है और पुनर्निर्माण कार्य को देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि इस साल यात्रा के खत्म होने से पहले आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के दर्शन भक्त केदारनाथ धाम में कर सकेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, उस समय पर उन्हें आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि के दर्शन का मौका मिल सकता है। आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति भी केदारनाथ पहुंच चुकी है और जल्द ही समाधि स्थल पर आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। धनंजय रावत, न्यूज 18, केदारनाथ। देहरादून में वैक्सीन डोज के लिए जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी ने पहल की है। प्रशासन वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वालों को आकर्षक इनाम दे रहा है। इन विजेताओं को लकी ड्रॉ के जरिए चुना जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने वैक्सीनेशन मेला भी लगाया है। यह 18 अक्टूबर से शुरू हुए इस मेले में अब तक 18,000 लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। ये वैक्सीनेशन मेला 2 नवंबर तक चलेगा, यानी कि अगर आप रह गए हैं तो आप भी जाइए और दूसरी डोज लगवा लीजिए। उत्तराखंड में ढोल दमाऊ पर सियासत शुरू हो गई है। सरकार ढोल सागर परंपरा को बचाए रखने की बातें कर रही है और पहल मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि दलित नेता यशपाल आर्य के जाने से हुए नुकसान की भरपाई बीजेपी ढोल की बात करके करना चाहती है। उत्तराखंड में ढोल दमाओं की परंपरा और संस्कृति खत्म न हो जाए, इसे बचाने के लिए जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण ने एक संस्थान भी खोला है और देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में प्रोग्राम का आयोजन किया। रविवार को इस प्रोग्राम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी पहुंचेंगे। अब लोक कलाकार मानते हैं कि सरकार की अच्छी पहल है और ढोल दमाओ बचे रहें, ये उसी की एक कोशिश है। हमारे लोक वाद्यों को सही तरह से जागर, मांगा, पवाड़े, हमारे गीत, इन चीजों को कैसे गाया जाए, कैसे बजाया जाए, उस उद्देश्य से ये सब कार्यक्रम है। और शुरुआती ये है कि कलाकारों को सामाजिक प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले। जिस भय हम सब लोगों को आज से पहले हुआ करता था कि ये एक दिन ये ढोल गायब हो जाएगा, अंतर्धान हो जाएगा हमारे पहाड़ों से, लेकिन अब धीरे धीरे करके कुछ उम्मीद बन रही है कि ये ढोल जीवित रहेगा शायद। ढोल सागर परंपरा से पहाड़ में दलित जाति के लोग जुड़े रहे हैं और कांग्रेस इसमें दलित पॉलिटिक्स दिख रही है। कांग्रेस इसे दलित नेता यशपाल आर्य के नुकसान की भरपाई बता रही है, तो बीजेपी परंपरा को बचाने की दुहाई दे रही है। आप पूरा रिकॉर्ड उठा के दे सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि वोट चाहिए, अनुसूचित जाति को आकर्षित करना है और यशपाल आर्य जैसे दिग्गज नेता उनकी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में वापस आ गए हैं, तो कैसे उसको न्यूट्रलाइज करें असर को। तो अब ढोल बाजा, ढोल सागर, ढोल की याद आ रही है। आपने उनकी तमाम कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी, आपने उनकी पेंशन। उत्तराखंड में करीब 19% दलित वोट है और ऐसे में चुनाव से पहले ढोल की थाप के जरिए ही सही बीजेपी दलित वोट को साधने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। उत्तराखंड में पहले इंटरनेट एक्सचेंज को मंजूरी मिल गई और 1 नवंबर को देहरादून में इसका उद्घाटन होगा। कुछ दिन पहले राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से राज्य के हर जिले में एक इंटरनेट एक्सचेंज लगाने की मांग की थी। अनिल बलूनी की इस मांग को केंद्र सरकार ने मान लिया और 1 नवंबर को मंत्री राजीव चंद्रशेखर देहरादून में राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन भी करेंगे। अनिल बलूनी का कहना है कि आगे कोशिश होगी कि हर जिले में इंटरनेट एक्सचेंज लगाया जाए, जिससे राज्य में इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाया जा सके।
1 नवंबर को उत्तराखंड के अंदर पहला इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया जाने वाला है। आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले दिनों मैंने सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी से मांग की थी कि उत्तराखंड के हर जनपद में एक इंटरनेट एक्सचेंज लगाया जाना चाहिए। इंटरनेट एक्सचेंज लगने से इंटरनेट की गति में काफ़ी तेज़ी आती है। पहले प्रयोग के तौर पर उत्तराखंड में देहरादून में 1 नवंबर को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के तमाम जिलों में हर जनपद में इंटरनेट एक्सचेंज लगे, जिससे कि उत्तराखंड जो संचार क्रांति है उसका लाभ ले सके। खेतों में ज्यादा पैदावार के लिए कई तरह के केमिकलों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे उपजी फसल को खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के जंतु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग की ओर से जैविक खाद तैयार करने के लिए खास तरह की बायो कंपोस्ट यूनिट तैयार की गई है। स्पेशल रिपोर्ट। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में बायो कंपोस्ट यूनिट का एक मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी से निकलने वाले कूड़ा से जैविक खाद तैयार की जा रही है। वर्मी कंपोस्ट तकनीक से तैयार ये जैविक खाद न सिर्फ जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है, बल्कि इससे फसल भी अधिक पौष्टिक होती है। विदेशी प्रजाति के केंचुए और वेस्ट को इकट्ठा करके जैविक खाद तैयार करने का ये मॉडल काफी सराहा जा रहा है। चीज़ है, 100% कारगर है। पहले पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी है, बस ये है अवेयरनेस की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। लोग कर सकते हैं और इजीली इसको बना सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो सिंपल आप जो वेस्ट निकलेगा गोबर मिला करके और एक हमने मॉडल तैयार कर रखा है, उस मॉडल को हम जो है उस मॉडल के थ्रू उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। केमिकल से बने फर्टिलाइजर के नुकसान के चलते लोग जैविक कृषि की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए अब कई युवा भी इस तकनीक के सहारे व्यवसाय करना चाहते हैं। इसलिए कई स्टूडेंट भी वर्मी कंपोस्ट विषय पर यूनिवर्सिटी में शोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि भविष्य में ये स्वरोजगार का एक अच्छा साधन बनेगा। और फ्यूचर में जैसे बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, कोरोना के आने के बाद बहुत सारी जॉब चली गई हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है, तो कोई भी नवयुवक कोई भी फैमिली में, गाँव में, शहरों में आए और अपना अपना प्लांट लगाएं, खेती में अपना वो बनाएं, कैरियर बनाएं। विश्वविद्यालय प्रशासन मानता है कि कृषि वैज्ञानिकों की खास पहल का लोगों और किसानों को लाभ मिलना चाहिए। किसानों को भी ट्रेनिंग देने की तैयारी हो रही है। किसानों को यहाँ पर हम ट्रेनिंग देंगे कुछ समय के लिए। उनको ये बताएंगे कि किस तरह से छोटी छोटी जगह में आप जैविक खाद तैयार कर सकते हैं और जल्दी जल्दी तैयार कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन करने के लिए कई नुकसानदायक केमिकल से बने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, जो लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। ऐसे में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी ने जैविक कृषि से लोगों को जोड़ने की एक खास पहल की है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। खबरें और रहेंगी। एक झोपड़ियों में रहने वाली महिला मजदूरों की जिंदगी को कैनवस पर उकेरने के लिए एक शानदार पहल की गई है। यहां पर चंदे से ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मजदूरों के बच्चे शामिल किए गए। महिला मजदूरों की आर्थिक स्थिति को लेकर सामाजिक संस्था चेतना आंदोलन ने गरीब बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। इसमें महिला मजदूरों के बच्चों को शामिल होने का मौका दिया गया। फाइनल राउंड के लिए 40 बच्चों को चुना गया। विजेता को 15,000, दूसरे स्थान पर आने वाले को 11,000 और तीसरे विजेता को 7,500 रुपए का इनाम दिया गया। प्रतियोगिता में शामिल बच्चों में भी खुशी दिखाई दी। जो भी काम करती हैं मम्मियाँ, उसके बीच में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। उसके बाद में माँ की जो खुशी होती है, उसके बाद माँ की कोई खुशी भी होती होगी उन कामों के बीच में, तो वही दिखाने के लिए बनवाया गया है हमसे। बहुत खुशी मिलती है मैम। हम जैसे बच्चों के लिए भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम अपना टैलेंट दिखा सकें। जी बिल्कुल, उसी को देख के हमने वही बनाया है, बिल्कुल अपने घर के बारे में ना सोच के, तो उसी के ऊपर बनाया है। यहाँ तक पहुँचे, मौका कैसे मिला? बस जजेस आए थे मोहल्ले में, उन्होंने पहले किया था तो उसमें आया था नाम हमारा, वो तो खुशकिस्मती हमारी जो आ गया।
आयोजकों के मुताबिक इस प्रतियोगिता का उद्देश्य महिला मजदूरों की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। इस कंपटीशन को पिछले 1.5 महीने से हम करा रहे हैं देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में से और आसपास के गांव में भी, इसलिए क्योंकि अभी हकीकत में मज़दूरों की स्थिति बहुत ख़राब है और सबसे ज़्यादा प्रभावित है महिला मज़दूर। लेकिन उनकी चुनौतियों पे, उनके संघर्षों पे, उनकी योगदान पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसको कोई इज़्ज़त भी नहीं मिलती है। तो हमारी कोशिश ये थी कि इस कंपटीशन द्वारा उनकी चुनौतियों पे जो सन्नाटा है उसको तोड़ने के लिए। कहते हैं मंजिल को राह मिलना जरूरी है। इन निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए ये एक शानदार कोशिश रही। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।